हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मुस्लिम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका टाइम पीरियड था 1200 से 1757, मतलब 1200 से लेकर 1757 तक। तो हम देखेंगे कि मुस्लिम पीरियड में एजुकेशन किस तरह से था, वहाँ की क्या खासियत थी। तो हम लोग शुरू करते हैं। मुस्लिम काल में शिक्षा। पहला जो था कि उस समय जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहला उद्देश्य था कि वहाँ ज्ञान का विस्तार करना था, ज्ञान का प्रसार करना था। तो मुस्लिम एजुकेशन में जो भी था कि धर्म का प्रसार करना है, तो ये प्रसार कैसे होगा। तो उसके लिए शिक्षा के द्वारा ये ज्ञान देना था कि नॉलेज की वजह से, केवल नॉलेज ही एक कारण है जिससे मुक्ति मिलेगी। उनका मानना था कि मुक्ति का एकमात्र तरीका है ज्ञान। और चूंकि उनको धर्म का प्रसार करना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि केवल ज्ञान, क्या नॉलेज ही व्यक्ति को सही और गलत के बीच में अंतर करने में मदद कर सकता था। उनका ये मानना था कि दान देने से अच्छा है बच्चों को शिक्षा देना। मतलब किसी को दान देकर कोई बहुत अच्छा या बहुत उसका ये मुक्ति उसको हो जाएगी, ऐसी बात नहीं थी। वो नॉलेज उसको सही गलत में अंतर करने में मदद करता था। इसलिए बच्चों को शिक्षित करना हर मुस्लिम का कर्तव्य था। और उनका मानना था मुस्लिम शिक्षा में कि पेन का इंक है, जो मतलब कलम की स्याही खून से ज्यादा, शहीद के खून से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब देश के लिए शहीद होने से ज्यादा अच्छा है कि आप शिक्षा ग्रहण करें, ज्ञान प्राप्त करें। तो उनका अगला उद्देश्य था, एजुकेशन का पहला था कि शिक्षा सबको देना है। दूसरा था कि इस्लाम का प्रसार करना। मुस्लिम जो थे वो अपने धर्म का प्रचार करना अपनी एक पवित्र कर्तव्य मानते थे, पायस ड्यूटी मानते थे। फिर मुस्लिम कल्चर का, अपने संस्कृति का प्रसार करना। फिर उन्होंने विशिष्ट नैतिकता का भी उस प्रचार करना था, या नैतिकता को इनकलकेट करना था व्यक्तियों में। उसके अलावा चरित्र का निर्माण करना था। और इसके अलावा चूंकि वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, मुस्लिम पुनर्जन्म को नहीं मानते, इसलिए उनका उद्देश्य था शिक्षा प्राप्त करने का। एक ये भी उनकी शिक्षा का यह भी उद्देश्य था कि सांसारिक सुखों को भोगना, प्राप्त करना। उनका मानना था कि सारे आराम और सारे धन और ऐश्वर्य का उपभोग करना ही जीवन का उद्देश्य है, या शिक्षा का उद्देश्य है। तो उनकी जो शिक्षा पद्धति थी, उसका जो और संगठन था, वो इस तरह से था कि शिक्षा जो थी वो जो भी शासक थे उनका उनका संरक्षण प्राप्त होता था। मतलब शिक्षण संस्थाओं को शासक के द्वारा संरक्षण मिलता था, धन मिलता था। तो जो भी शासक थे उनका मानना था कि क्योंकि शिक्षा जो है शहीद के खून से बेहतर मानते थे, शिक्षा का बहुत महत्व था, ज्ञान का बहुत महत्व था। इसलिए शिक्षक को, जो भी शासक थे वो शिक्षा के प्रसार में मदद की। उन्होंने स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। उसके अलावा उन्हें फंड दिया। और जो भी शासक थे उन्होंने जो विद्वान थे उनको संरक्षण भी दिया। और दो तरह की शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ, प्राइमरी और हायर एजुकेशन। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता था, प्राथमिक शिक्षा में क्या होती थी, उच्च शिक्षा में क्या होती थी। तो दोनों को हम अलग अलग देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, फिर हम उच्च शिक्षा की विशेषता देखेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा जो थी, प्राइमरी एजुकेशन सेंटर जो था, उसे मकतब कहा जाता था। मकतब क्या था, एक एलिमेंट्री स्कूल होता था, प्राथमिक विद्यालय होता था, जो कि मस्जिद से जुड़ा होता था, अटैच्ड होता था मॉस्क के साथ। और मकतब जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो वर्ड अरेबिक वर्ड कुतब से आया है, जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो मकतब में पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, जहाँ राइटिंग सिखाया जाता है। और ये किताबों की का प्लेस होता है। मकतब का मतलब हुआ जहाँ लिखना सिखाया जाता है, और वो स्थान जो है वो बुक्स का प्लेस है। यहाँ पर जो भी टीचिंग, जो भी शिक्षण होता था, जो भी पढ़ाया जाता था, कौन पढ़ाते थे, मौलवी और मौलाना पढ़ाते थे। वहाँ के गुरुओं को, वहाँ के शिक्षक को मौलवी और मौलाना कहा जाता था। यहाँ मॉस्क, ये मकतब में केवल मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दी जाती थी।
अब प्राइमरी एजुकेशन में प्रवेश कैसे मिलता था बच्चों को? प्रवेश कराने के लिए मुस्लिम पीरियड में बच्चों का एजुकेशन एक रिचुअल था, एक धार्मिक परंपरा थी जिसे बिस्मिल्लाह खानी कहते थे। उसके बाद ही बच्चों को शिक्षा मकतब में प्रवेश मिलता था। कब होता था ये बिस्मिल्लाह खानी? तो ये जब बच्चा 4 साल 4 महीना और 4 दिन का होता था, तब उस एक रिचुअल होता था। इसमें बच्चे को मौलवी के सामने प्रेजेंट किया जाता था, नए वस्त्र पहनाकर, नए कपड़े पहनाकर, और उसके सारे रिलेटिव्स वहाँ मौजूद होते थे। मौलवी क्या करता था कि मौलवी वहाँ फिर होली कुरान के आयतों को पढ़ता था उस बच्चे के लिए, और बच्चे को रिपीट करना होता था, मौलवी के साथ साथ दोहराना होता था। अगर बच्चा नहीं दोहरा पाया, 4 साल का बच्चा छोटा है, नहीं रिपीट कर पाया, तो उसको केवल बिस्मिल्लाह कहना होता था। इसीलिए इसे बिस्मिल्लाह खानी कहा जाता है। दूसरे सेंटर जो होते थे एजुकेशन के, प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के दूसरे केंद्र को खानकाह और दरगाह भी कहा, खानकाह और दरगाह होते थे। मतलब मकतब के अलावा क्या होता था? खानकाह और दरगाह, जहाँ पर प्राइमरी शिक्षा बच्चों को दिया जाता था। करिकुलम, वहाँ का पाठ्यक्रम क्या था? पाठ्यक्रम में क्या होता था? पाठ्यचर्या जो थी उसमें मकतब में बच्चों को 3 आर मतलब रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, पढ़ना लिखना और अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। पहले उन्हें अल्फाबेट के लेटर्स सिखाए जाते थे, वर्णमाला के अक्षर सिखाए जाते थे। स्टूडेंट्स जो थे उन्हें दिल से, मन से पढ़ना होता था। वो पोर्शन कुरान का याद करना पड़ता था, जो कि उनके रिलीजियस ड्यूटीज, धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो जरूरी होता था, वो पोर्शन जो कुरान का होता था, वो बच्चों को लर्न करना पड़ता था, याद करना पड़ता था, सीखना पड़ता था। इट वॉज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। उन्हें मतलब कोई जरूरी नहीं था कि वो कुरान का जो पोर्शन जो वो पढ़ते थे या याद करते थे या लर्न करते थे, वो कोई जरूरी नहीं, छोटे बच्चे हैं उनकी वो उसके मीनिंग को भी समझ पाए, नहीं समझ पाए, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी, उच्चारण भी सही नहीं कर पा रहे हैं। तो मीनिंग्स नहीं, मीनिंग समझना जरूरी नहीं था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे, वहाँ उच्चारण, सही उच्चारण पे बहुत जोर दिया जाता था और याद करने पर जोर दिया जाता था। इसीलिए उनकी बोली, उनका उच्चारण बहुत सही होता है, क्योंकि बचपन से ही ये सिखाया जाता है। मुस्लिम एजुकेशन में उच्चारण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद उन्हें कुरान के होली पोर्शंस को जो उन्हें याद करना होता था, उसे ये रटना पड़ता था। छात्रों को ग्रामर पढ़ाया जाता था प्राइमरी एजुकेशन में, पर्शियन पढ़ाया जाता था, अरेबिक पढ़ाई जाती थी, और उर्दू। और विशेष ध्यान किस पर दिया जाता था? कि उनकी हैंड राइटिंग सुंदर हो, अच्छे लिखावट पर भी बहुत जोर दिया जाता था। उसके अलावा अंक गणित, वार्तालाप, कविता और अच्छे मैनर्स सिखाए जाते थे। करिकुलम में ये सब का समावेश किया गया था। करिकुलम पाठ्यचर्या में ये सारी चीजें थी: अंक गणित, वार्तालाप, कविता, अच्छे मैनर्स। उन्हें गुलिस्ता और सादी की फेमस बुक बोस्ता पढ़ना पड़ता था। ये उन्हें टेक्स्ट बुक के रूप में प्रेस्क्राइब होता था। ये मोरल एजुकेशन की किताब थी, गुलिस्ता और सादी की बोस्ता, जो कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में ये टेक्स्ट बुक के रूप में प्रेस्क्राइब था। बच्चे जो धनी घर के होते थे, वो अपने घर में शिक्षा ग्रहण करते थे, उसके लिए उन्हें होम ट्यूटर जाते थे, घर में पढ़ाने वाले शिक्षक जाते थे। अब टीचिंग मेथड क्या था? टीचिंग मेथड मकतब में जो था वो डायरेक्ट था और ओरल था। मतलब वो प्रत्यक्ष और मौखिक, टीचर सामने बैठकर पढ़ाते थे और बोलकर पढ़ाते थे। और तरीका क्या था? बच्चे कैसे पढ़ते थे, समझते थे? तो रटकर और याद करके। वो टीचिंग मेथड में बच्चों को रटना, मेन पॉइंट्स को रटवाना और याद करवाना भी एक तरीका था। बच्चे वुडन पीस को, लकड़ी के टुकड़े को यूज करते थे, जिस पर वो पहले प्रारंभ में लिखते थे। जब वो उनका प्रैक्टिस हो जाता था, तब वो पेपर पर लिखते थे, कागज पर। अब हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या था? हायर एजुकेशन जो सेंटर था, उसको मुस्लिम पीरियड में मदरसा कहा जाता था। मदरसा किस वर्ड से आया है? मदरसा अरेबिक वर्ड
दार्स से आया है। दार्स का मतलब होता है लेक्चर। जहाँ पर लेक्चर दिया जाता था उसे मदरसा कहते हैं, जहाँ पर व्याख्यान दिया जाता था उसे मदरसा कहते हैं। मदरसा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करता था, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा देता था, खास करके इस्लामिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इस्लामी शिक्षा प्रदान करता था। जब प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो जाता था छात्र का, तब वो मदरसा में जाते थे। जो हायर लर्निंग का सेंटर था वो पूरे कंट्री में फैला हुआ था। वो उसमें मुख्य स्थान कौन कौन से उस समय, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब एक था, इसलिए मेन सेंटर्स थे आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, सियालकोट, मुर्शिदाबाद, ये सारे फेमस थे। तो जिसमें कि लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, लाहौर, ये सारे पाकिस्तान में, मुर्शिदाबाद बंगाल में, ढाका जो अब कहलाता है। पर तो ये सारी जगहें पहले इंडिया में थी और ये यहाँ पर हायर लर्निंग सेंटर थे। मुस्लिम पीरियड में स्टूडेंट्स दूसरे मुस्लिम कंट्री से भी यहाँ पढ़ने आते थे। जो हायर लर्निंग के सेंटर होते थे वो इस मुख्य शहरों में बनाए जाते थे, क्योंकि वहीं पर मुख्य शहरों में ही जो स्कॉलर्स होते थे, जो विद्वान होते थे, वो अच्छी संख्या में उपलब्ध होते थे। पाठ्यचर्या क्या थी? करिकुलम जो था मदरसा में, जो पाठ्यचर्या थी वो सेकुलर भी था और धर्मनिरपेक्ष भी था और धार्मिक भी था, रिलीजियस भी था और सेकुलर भी था। ये हायर एजुकेशन का पीरियड 10 से 12 साल का होता था। मतलब बच्चे जब प्राइमरी शिक्षा खत्म करके, प्राथमिक शिक्षा खत्म करके जब आते थे हायर एजुकेशन के लिए, तो उन्हें 10 से 12 साल तक की पढ़ाई करनी होती थी। करिकुलम जो था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला था रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा, जिसमें कि कुरान का डीप स्टडी करना पड़ता था, गहन अध्ययन करना पड़ता था, और इस्लाम के कानून और सूफीज्म की पढ़ाई होती थी रिलीजियस एजुकेशन में। और जो सांसारिक शिक्षा दी जाती थी, वर्ल्डली एजुकेशन था दूसरा हिस्सा, जिसमें कि लिटरेचर, लॉजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, खगोल विज्ञान, अंकगणित, कृषि और मेडिसिन पढ़ाया जाता था। सभी सब्जेक्ट सभी मदरसा में नहीं पढ़ाए जाते थे। इतने सारे मदरसा थे लेकिन हर जगह स्पेशलाइजेशन था कि हर विषय हर मदरसा में उपलब्ध नहीं था। केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था हर मदरसा में। जैसे पोइट्री और म्यूजिक पढ़ाया जाता था दिल्ली में, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता था सियालकोट में। कुछ मदरसा ऐसे भी थे जहाँ हॉस्टल, उनके साथ हॉस्टल भी था, जहाँ पर कि बच्चों को, छात्रों को रहने और खाने की सुविधा दी जाती थी। कुछ बड़े शहरों में जैसे गोपुरम, अवध, आगरा, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, यहाँ पर एडवांस सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होती थी, विशेष अध्ययन या की भी व्यवस्था थी। टीचिंग का तरीका क्या था मदरसा में? मेथड क्या था? शिक्षण विधि क्या थी? तो शिक्षण विधि थी ओरल। हायर एजुकेशन में टीचर लेक्चर मेथड का प्रयोग करते थे, व्याख्यान देते थे और छात्र सुनते थे। और मॉनिटोरियल सिस्टम था क्लास में। मतलब मॉनिटोरियल सिस्टम का मतलब है कि जो छात्र होते थे वो अपने से जूनियर्स को पढ़ाते थे। छात्रों को भी यह मौका दिया जाता था, और शिक्षक जब उपलब्ध नहीं रहते थे तो छात्र पढ़ाते थे, जूनियर्स को भी पढ़ाते थे अपने से, और अपने पीयर्स को भी पढ़ाते थे, अपने क्लासमेट्स को भी पढ़ाते थे। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दोनों था। आगमन विधि और निगमन विधि धर्म और फिलॉसफी, लॉजिक और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता था। आगमन विधि में क्या होता है कि एक एक केस को स्टडी करके फिर जनरल रूल पढ़ जाते हैं, जिसमें हम इसको एग्जाम्पल से रूल या स्पेसिफिक टू जनरल कहते हैं। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता था कि पहले हम जनरल रूल बताते हैं, फिर स्पेसिफिक केस को स्टडी करते हैं। तो ये दोनों विधियां अपनाई जाती थी। फिर वहाँ पर क्या था कि प्रैक्टिकल टीचिंग की भी पूरी व्यवस्था थी, प्रॉपर अरेंजमेंट था। म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, ड्राइंग, मेडिकल साइंस के लिए व्यवहारिक ज्ञान का भी, प्रैक्टिकल एजुकेशन का या प्रैक्टिकल टीचिंग की भी व्यवस्था थी। व्यवहारिक शिक्षण मतलब करके दिखाना, प्रैक्टिकल। स्टूडेंट्स को स्वाध्याय के लिए उत्साहित किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था। उनके प्रॉब्लम को टीचर सॉल्व करते थे। राइटिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, लिखने को ज़्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि लिखावट पर बहुत उनका जोर होता था, इसलिए पढ़ने से ज़्यादा लिखने पर ध्यान दिया जाता था।
और पढ़ाने का जो मीडियम था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था, जिस माध्यम में पढ़ाया जाता था वो पर्शियन था, क्योंकि पर्शियन भाषा जो थी वो राज दरबार या शाही दरबार की भाषा थी। तो जो लोग पर्शियन जानते थे उनको शाही दरबार में, राजा के दरबार में जॉब मिलता था। तो रॉयल जॉब को पाने के लिए पर्शियन का ज्ञान होना जरूरी था। अरबिक सभी मुस्लिम के लिए कंपलसरी था, अनिवार्य था। भी उनके हिंदू अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते थे, ये अलाउड था, क्योंकि सेकुलर शिक्षा भी थी, हमने पढ़ा। और परीक्षा की क्या पद्धति थी, वहाँ पर कोई डेफिनिट सिस्टम, निश्चित सिस्टम नहीं था परीक्षा की। टीचर्स हायर एजुकेशन का मूल्यांकन करते थे, सभी स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन जो छात्र एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण प्रतिभा रखते थे उन्हें डिग्री मिलती थी। तो डिग्री थी पहली काबिल। काबिल की डिग्री किन्हें मिलती थी, जो लिटरेचर में एक्सेल करते थे, जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलिबर होता था। आलिम की डिग्री धर्म के लिए, जिन्हें धर्म का अच्छा ज्ञान था, जो धर्म में के ज्ञान में एक्सेल करते थे, आलिम की डिग्री मिलती थी। फाजिल फिलॉसफी और लॉजिक में जो एक्सेल करते थे उन्हें फाजिल की डिग्री दी जाती थी। डिग्री किसी खास फंक्शन में दिया जाता था, जैसे आज दीक्षांत समारोह में होता है, वैसे वहाँ भी विशेष आयोजित समारोह में दी जाती थी। और शिक्षा के अदर एस्पेक्ट्स क्या थे, अन्य तथ्य क्या थे, तो विमेन एजुकेशन, जो स्त्री शिक्षा थी, वहाँ पर्दा सिस्टम था मुस्लिम, इसलिए केवल छोटी लड़कियों को मकतब में शिक्षा दी जाती थी। लेकिन हायर एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि जो राज्य था वो सेपरेट इंस्टीट्यूशन महिलाओं के लिए नहीं खोला था। लोअर क्लास की, जो निम्न वर्ग की महिलाएं थे, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती थी, उन्हें शिक्षा को छोड़ना पड़ता था, एजुकेशन उन्हें नहीं, वंचित रहती थी। रिच क्लास की जो वुमेन होती थी, वो उनके लिए या तो होम ट्यूटर अरेंज होते थे, या वो मकतब या मदरसा में जाती थी, जो कि वुमेन के द्वारा चलाया जाता था। और वो क्या क्या पढ़ती थी, लिटरेचर पढ़ती थी, रिलीजन धर्म पढ़ती थी, डांस सीखती थी, म्यूजिक और कुछ अलग फाइन आर्ट्स भी सीखती थी। ललित कलाओं की शिक्षा महिलाओं को दी जाती थी। उस समय की जो एजुकेटेड शिक्षित महिलाएं थीं, जो मुख्य रूप से वो है रजिया सुल्तान, चांद सुल्तान, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। नूरजहां, जुब्बे निसा और मालवा के जो रूलर थे गियासुद्दीन तुगलक ने महिलाओं के लिए एक मदरसा बनाया था सारंगपुर में, जो उसमें सभी वर्ग की महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। फिर भी इतना कुछ होने पर भी महिलाओं की शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, दयनीय थी। अब आया व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। मुस्लिम शासक जो थे वो वोकेशनल एजुकेशन में बहुत ही इंटरेस्टेड, रुचि रखते थे किसी न किसी रूप में, इसलिए वोकेशनल एजुकेशन वहाँ बहुत विकसित था। उसमें पहला क्या था, मिलिट्री एजुकेशन, सैन्य शिक्षा। इसका ये था उद्देश्य कि मुस्लिम शासकों का उद्देश्य था कि वो अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाना है और परमानेंट बनाना है, इसलिए उन्होंने सैन्य शिक्षा पर जोर दिया। ये शिक्षा ऑर्डिनरी पीपल के लिए अलग था, जनसाधारण के लिए अलग शिक्षा, अलग तरह की सैन्य शिक्षा होती थी, और राजकुमारों के लिए अलग तरह की। सिपाहियों को तीर और भाले चलाने की शिक्षा, ट्रेनिंग मिलती थी, और घोड़े के पीठ पर बैठकर और हाथी के पीठ पर बैठकर लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और किलेबंदी की शिक्षा दी जाती थी कि किलाबंदी कैसे करना है। और इसके अलावा शूटिंग में उन्हें फायरिंग करने के लिए शूटिंग भी सिखाया जाता था। जो राजकुमार होते थे वो उन्हें कोऑर्डिनेट करना, ऑर्गेनाइज करना और मिलिट्री को समन्वय, संगठित और सेना का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, जो कि ट्रेंड लोग उनको शिक्षा देते थे, मिलिट्री मैन जो कि एक्सपीरियंस्ड होते थे। मुस्लिम शासक जो थे वो हिंदू पर बहुत विश्वास नहीं करते थे, और क्योंकि बाहर से आए थे मुस्लिम, और उनका दोनों का धर्म अलग था, इसलिए वो हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। मेडिकल एजुकेशन, वहाँ पर चिकित्सा की भी पढ़ाई होती थी, प्रॉपर
संस्कृत बुक्स को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि भारत का चिकित्सा विज्ञान बहुत रिच था, तो बहुत सारे भारतीय चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। और ये जो चिकित्सा की शिक्षा जो थी वो मदरसा में या आगरा और रामपुर में के विशेष संस्थानों में दी जाती थी। हैंडीक्राफ्ट पर मुस्लिम रूलर्स ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो लग्जरी का लाइफ लीड करते थे, जो कि उन्होंने उससे रिलेटेड जो भी हैंडीक्राफ्ट है, जैसे एम्ब्रॉयडरी, वुडन वर्क, एलिफेंट के हाथी दांत के सामान, सिल्क, मलमल, कर्टन, ज्वेलरी आदि सारे हैं जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी, इनके विकास पर बहुत ध्यान दिया। वहाँ बहुत सारे हजारों वर्कशॉप थे जहाँ पर लड़कों को ट्रेन किया जाता था, हैंडीक्राफ्ट और आर्ट, हैंडीक्राफ्ट के आर्ट में सिखाया जाता था। फाइन आर्ट की भी शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उनका जो सौंदर्य बोध था मुस्लिम शासकों का वो बहुत ही उत्कृष्ट था, इसलिए वो ब्यूटी, अपने महल की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक रहते थे, इसलिए उन्होंने फाइन आर्ट के का विकास किया। म्यूजिक, ड्राइंग, डांस एक्सपर्ट्स के द्वारा सिखाए जाते थे। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस किस तरह के थे, तो इन मदरसा और मकतब के अलावा खानकाह था, जो कि छोटे बच्चों के लिए होता था। एलिमेंट्री एजुकेशन के सेंटर थे, यहाँ पर केवल मुस्लिम बच्चों की शिक्षा दी जाती थी, और इसका जो भी खर्च होता था वो चैरिटी से आता था, दान से आता था। दरगाह ये खानका की तरह ही होते थे, और कुरान स्कूल होते थे जहाँ केवल कुरान पढ़ाया जाता था। ये कुरान स्कूल जो थे वो मस्जिद से जुड़े होते थे। पर्शियन स्कूल में हिंदू और मुस्लिम दोनों शिक्षा पाते थे, क्योंकि जो भी शाही दरबार में, राज दरबार में जॉब पाना चाहता था उसे पर्शियन जानना आवश्यक होता था, तो हिंदू मुस्लिम सभी पर्शियन एजुकेशन के लिए आते थे। यहाँ पर पोइट्रीज, शादी की पोइट्रीज और शादी और हाफिज की पोइट्रीज सिखाई जाती थी, कविताएं, और मुस्लिम कल्चर के बारे में बताया जाता था। यहाँ पर्शियन स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। पर्शियन कुरान स्कूल, यहाँ पर पर्शियन और कुरान दोनों पढ़ाए जाते थे। अरेबिक स्कूल यहाँ का मुख्य उद्देश्य था कि विद्वान व्यक्तियों को तैयार करना, जो कि लिटरेचर और अरेबिक का जिनको नॉलेज हो। ये यहाँ पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। मुस्लिम एजुकेशन या मध्यकालीन शिक्षा, जिससे मुस्लिम एजुकेशन को मध्यकालीन भारत की शिक्षा भी कहते हैं। तो मध्यकालीन शिक्षा का क्या विशेषता था? पहला था कि मुस्लिम चूंकि रीबर्थ में नहीं विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में नहीं विश्वास करते थे, इसलिए उनका मानना था कि एम ऑफ एजुकेशन था कि लोगों को जीवन के लिए तैयार करना, इसलिए उन्हें प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाती थी। और सब्जेक्ट्स जो होते थे वो मिलिट्री एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये दिए जाते थे। और शिक्षा फ्री थी, फ्री एजुकेशन था। मकतब और मदरसा में वहाँ पर रहने और खाने की भी व्यवस्था होती थी। टीचर और छात्र के बीच में पर्सनल कांटेक्ट होता था, व्यक्तिगत संपर्क होता था, और टीचर अपने छात्रों के साथ रहते थे। मॉनिटेरियल सिस्टम था, जहाँ पर कि योग्य छात्र जो होते थे अपने से जूनियर और अपने पीयर्स को पढ़ाकर टीचर की मदद करते थे। टीचर का स्टेटस बहुत हाई था, उनका जो भी मेहनत आना था वो बहुत छोटा था, हालांकि उन्हें रिस्पेक्ट बहुत मिलता था, उनका विश्वास, आत्मविश्वास बहुत था। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत अच्छा था, टीचर का बहुत रिस्पेक्ट था, स्टूडेंट्स उनकी बात मानते थे, और टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह मानते थे, और उन्हें प्रेज भी करते थे और पनिशमेंट भी देते थे। तो शिक्षा का जो संरक्षण था वो शासक के द्वारा होता था, और शिक्षा मुफ्त होती थी। और शिक्षा एजुकेशन मतलब आवश्यक था, क्योंकि इंडिस्पेंसेबल माना जाता था, क्योंकि ये हर व्यक्ति का ड्यूटी था कि वो कुरान का ज्ञान प्राप्त करे, इसलिए शिक्षा जरूरी थी। और प्रॉफिट मोहम्मद का जो भी स्टेटमेंट था कि उन्होंने कहा कि जो नॉलेज के सर्च में जाता है, जो ज्ञान की खोज करता है, उसे जन्नत मिलता है, और जो नॉलेज प्राप्त कर लेता है और उसे और धर्म परायणता करता है या अल्लाह की स्तुति करता है, उसे गॉड का ग्रेस मिलता है।
और कल्चरल यूनिटी, जब सिकंदर लोदी ने हिंदूज का एंट्रीज को रेस्ट्रिक्शन हटा दिया कि मकतब में हिंदूज का भी प्रवेश मिलेगा और मदरसा में भी, तो कास्ट बैरियर खत्म हुआ और कल्चरल यूनिटी बढ़ी। उसके अलावा लैंग्वेज और साइंस का विकास हुआ, लिटरेचर हिस्ट्री का विकास हुआ। और उसी समय राजत तरंगनी कलहर ने लिखा, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। उससे और धर्म और सेकुलर एजुकेशन दोनों का वहाँ पर समन्वय था। लर्निंग कुरान की आयतों के साथ साथ जो भी जीवन के लिए आवश्यक विषय थे, अंगणित, ग्रामर, लेटर राइटिंग भी पढ़ाए जाते थे। इसका डिमेरिट्स है कि यहाँ विमेन एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया, लोकल भाषाओं का नेग्लेक्ट किया गया। इसके अलावा इस एजुकेशन में स्थिरता का अभाव था, सार्वभौमिकता का अभाव था, शारीरिक दंड बहुत दिया जाता था, स्टूडेंट्स को लग्जरी के प्रति झुकाव था और मेंटल पावर का विकास नहीं होता था और रिजिड एजुकेशन था और बुकिश नॉलेज दिया जाता था। That's all. Thank you.